Hello. Okay then. Good morning, everyone. All good? चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। इस वीक में थोड़े करंट अफेयर्स ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लासेस में जो करेंगे करेंगे, इसके अलावा और भी बचेगा। बचेगा तो मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर लूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आज कल तक हो जाएगा, परसों तक आप उसको देख लीजिएगा बाय मंडे, ठीक है। ठीक है, तो वी आर डूइंग 5 टॉपिक्स टुडे, है ना। फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज प्रपोजल एट द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रिटी। तो प्लास्टिक ट्रिटी, ऑब्वियस बात है, प्लास्टिक को एलिमिनेट करने का, रिड्यूस करने का, सब्स्टिट्यूट करने का बात चल रहा होगा। प्लास्टिक इस इरा का सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट माना जा रहा है। ये इरा जो है ना, बाद में हजारों साल बाद जब इस इरा को जाना जाएगा तो प्लास्टिक इरा के नाम से जाना जाएगा, कि हम लोगों ने वर्ल्ड को क्या दिया, तो प्लास्टिक दिया। क्योंकि हजारों साल बाद भी खोदोगे नीचे से तो क्या निकलेगा, प्लास्टिक निकल रहा होगा। क्योंकि प्लास्टिक जो है उसका डिग्रेडेशन बहुत स्लो होता है, या बोल दे नहीं होता है तो भी चलेगा। समझ में आ रही बात। तो प्लास्टिक के ऊपर ट्रीटी जो हो रहा है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, उसमें जो नेगोशिएशंस हो रहा है बुसान जैसे प्लेस पे, तो उसमें इंडिया का प्रपोजल क्या है वो हम देखने वाले हैं। सेकेंड टॉपिक इज अबाउट फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ थ्रेटेंड चाइनीज पेंगोलिन। पेंगोलिन देखा आप लोगों ने? तो पेंगोलिन एक एनिमल होता है, अभी हम लोग बात करेंगे पेंगोनिल के बारे में। वो पहली बार रायमोना नेशनल पार्क में दिखा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ जीएस पेपर 3, है ना, एंड एज वेल एज जीएस पेपर 5 आसाम पार्ट। सिर्फ आसाम पार्ट से रिलेटेड होता तो मैं इसको आसाम प्रहरी के लिए छोड़ देता, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3, है ना। तो पेंगोलिन या प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, यूपीएससी एपीएससी बोथ। थर्ड, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक रूटीन टॉपिक है। रूटीन टॉपिक मतलब सबसे ज्यादा न्यूज में आपको रूटीन टॉपिक्स मिलेंगे पॉलिटी के सबसे ज्यादा, फिर मिलेंगे थोड़े आईआर के, है ना, फिर गवर्नेंस के। ये रूटीन टॉपिक सबसे ज्यादा मिलते हैं, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ठीक है, ये बहुत रूटीन टॉपिक मिलते हैं। फिर इकोनॉमिक्स वाले मिलेंगे इसके बाद। तो जिनको मैं रूटीन टॉपिक्स बोलता हूँ, कि जो बहुत कुछ दिन बाद किसी ऑथर का मन होता है कि एक आर्टिकल लिखा जाए तो लिख देता है ना। ठीक है, चलिए। फिर आता है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस कोऑपरेशन इन इंडिया। इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन को क्या किया जा रहा है, स्ट्रांग किया जा रहा है। तो डिफेंस की बात आती है तो जीएस पेपर 3 में आ जाता है ना। और बाकी डिफेंस कोऑपरेशन की बात होती है तो आईआर में आ जाता है। आईआर कहाँ आता है, जीएस पेपर 2 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसराइल हिजबुल्ला का आप लोग नाम सुने होइएगा, थोड़ा डिटेल में आज हिजबुल्ला के बारे में पढ़ते हैं। फिर इन दोनों का सीज फायर हो गया। सीज फायर मतलब समझते हो, दोनों एक दूसरे पे फायर कर रहे थे, उसको सीज कर दिया गया। उसको हिंदी में युद्ध विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युद्ध विराम। और लास्ट, फर्स्ट फेज ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मतलब कि एक बार सबका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। किसके लिए, वो अभी तक पता नहीं, है ना। तो ये हायर स्टडीज से रिलेटेड, ये उससे नहीं रिलेटेड है कि एक बार में हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम सब सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, पैसा कम लगेगा, तुम लोग एंजॉय करोगे। उसकी बात गवर्नमेंट नहीं कर रही है यहाँ पे, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो फॉर रिसर्च वाला जो कंसर्न है अपना, है ना। चाहे एजुकेशन बोल लें, गवर्नेंस बोल लें, जीएस पेपर 2 में आ जाएगा। तो फर्स्ट 6 टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, इंडियाज प्रपोजल एट द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रिटी नेगोशिएशन इन बुजान। बुजान में प्लास्टिक नेगोशिएशन चल रहा है, प्लास्टिक को लेकर के। प्लास्टिक क्या करता है, प्लास्टिक बहुत स्लो डिके करता है। प्लास्टिक का प्रॉब्लम क्या है, प्लास्टिक जो है उसका डीके बहुत एक्सट्रीमली क्या होता है, स्लो।
एक्सट्रीमली स्लो होता है ना, एक्सट्रीमली स्लो होता है। प्लास्टिक डिके करके ग्रीन हाउस गैसेस या डिके नहीं भी कर रहा है, बर्न हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है। तो अगेन इससे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। प्लास्टिक और तरीके से प्लास्टिक अपने आप में खुद में एक पॉल्यूशन का कारक है, पॉल्यूटेंट है। प्लास्टिक खुद एक बहुत बड़ा क्या है? पॉल्यूटेंट। मतलब बहुत ज़्यादा क्या करता है ये? पॉल्यूशन करता है। कैसे करता है? वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है, वाटर, है ना। उसके अलावा सॉयल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है। वाटर बॉडीज जो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, ओशियन वगैरह, ओशियन में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, टर्टल्स होते हैं, फिशेज होती हैं, ये कई बार प्लास्टिक में अटक जाती हैं, है ना। फिर प्लास्टिक में आता है एक माइक्रो प्लास्टिक। क्या आता है? माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। माइक्रो माइक्रो मतलब क्या हो गया? बहुत छोटा प्लास्टिक। ये माइक्रो प्लास्टिक आपको हर जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपके टूथपेस्ट में मिलेगा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक हो चाहे नहीं हो, माइक्रो प्लास्टिक जरूर है। जितना आप फेस वॉश, क्रीम, ये सब लगाते हो, मैक्सिमम में आपको क्या मिलेगा? माइक्रो प्लास्टिक मिलेगा। समझ में आई बात? फिर टूथपेस्ट का आप ब्रश कर रही करके वो एक छोटा सा टूट के निकल गया, पानी में बह गया, वो क्या है? माइक्रो प्लास्टिक चला गया बह के। समझ में आ रही बात? माइक्रो प्लास्टिक कई बार जो आप बॉटल्ड पानी पीते हो, बॉटल्ड का कुछ बहुत छोटा पार्ट, नैनोमीटर का पार्ट भी आ गया किसमें? पानी में, वो आप पी गए, गला गला गला, बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में आई बात? तो माइक्रो प्लास्टिक इज एवरीवेयर, आपके पेट में भी है ना। और पूरा जो भी पानी आप पी रहे हो या फिर जो भी इकोसिस्टम है, माइक्रो प्लास्टिक भरा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है ना। अपने आप में जो भी वाटर इकोलॉजी है उसके लिए, खासकर सॉयल इकोलॉजी को खराब करता है। तो प्लास्टिक को रूट आउट करने के लिए, प्लास्टिक को कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, जो भी कहो, उसके लिए प्लास्टिक पे क्या चल रहा है? ग्लोबल नेगोशिएशंस चल रहा है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशंस। साउथ कोरिया का सिटी है, सिटी का नाम क्या है? बुसान। तो यू शुड नो द नेम ऑफ द सिटी फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बुसान, where representatives from around 170 countries are working towards an international agreement to tackle plastic pollution। मतलब वहां पे अग्रीमेंट होने की कोशिश की जा रही है, अग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ कि कैसे टैकल करेंगे। वहां नेगोशिएशन चल रहा है 170 कंट्रीज के बीच में, जिसमें इंडिया भी एक है। अब इंडिया क्या प्रपोजल रखेगा? इंडिया का प्रपोजल क्या होना चाहिए? इंडिया क्या बोलेगा? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया क्या बोलेगा? तुम डेवलप्ड कंट्री तुम ही हो जिसने प्लास्टिक पॉल्यूशन ज्यादा फैलाया हुआ है ना। तुम्हारी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन ज्यादा फैला हुआ, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हम अचानक से प्लास्टिक से किसी और टेक्नोलॉजी पे नहीं जा सकते, हमें टाइम लगेगा। समझ में आ रही बात? टाइम लगेगा, और टाइम लग रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? टाइम लग रहा है इसके लिए प्लास्टिक पॉल्यूशन मतलब को रूट आउट करने के लिए डेवलप्ड कंट्री फंड करे, डेवलप्ड कंट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। पैसा कौन दे? डेवलप्ड कंट्री। टेक्नोलॉजी कौन दे? डेवलप्ड कंट्री। अपने यहाँ कौन हटाए? डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री को क्या मिलना चाहिए? टाइम मिलना चाहिए। टाइम मिले सो दैट कि वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को क्या कर सके? टैकल कर सके। पैसा मिले कहाँ से? डेवलप्ड कंट्री से। टेक्नोलॉजी मिले कहाँ से? डेवलप्ड कंट्री से। समझ में आई बात? ये इंडिया का एक तरह से प्रपोजल है। तो इंडिया का प्रपोजल ओवरऑल सारे डेवलपिंग कंट्रीज के फायदे में है, ऐसा बोल सकते हो। डेवलपिंग कंट्रीज को हम लोग बोल देते हैं कई बार ग्लोबल साउथ। क्या बोल देते हैं? क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप बनाओगे ना, तो मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्री आपको कहाँ मिलेंगी? साउथ में मिलेंगी। नॉर्थ में यूएस मिलेगा, यूके मिलेगा, यूरोप मिलेगा। मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्री है। अफ्रीका का मोस्ट ऑफ द पोर्शन कहाँ मिलेगा आपको? साउथ में मिलेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री को कई बार ग्लोबल साउथ भी बोल देते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यूएनईए का रेजोल्यूशन है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करना है। 2022 में यूएनईए adopted a resolution aimed at tackling the growing crisis of plastic pollution.
फिर उसके बाद एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी बना। यूनाइटेड नेशन में बोला गया कि प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने का प्लेस लेते हैं। तो प्लेस लेते हैं तो फिर क्या होगा, फिर कुछ कमिटमेंट आएगा, डील बनेगा, नेगोशिएशन होगा। तो नेगोशिएशन करने के लिए एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम क्या है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। ये किस पे नेगोशिएट करेगी, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे टैकल करना है उस पे। तो नेगोशिएशन चल रहा है और नेगोशिएशन करके एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनानी। कैसे ट्रीटी बनानी है, लीगली बाइंडिंग, जो हर कंट्री को बाइंड करे। बाइंड करे मतलब हर कंट्री को उसको फॉलो करना क्या रहे, कंपलसरी रहे, मैंडेटरी रहे, उसको क्या बोलते हैं, लीगली बाइंडिंग बोलते हैं। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी इन 2022 175 नेशन अग्रीड टू नेगोशिएट अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी विद द टारगेट ऑफ फाइनलाइजिंग द अग्रीमेंट बाय 2024। तो अभी चल रहा है, 1 दिसंबर तक उम्मीद है कि यहाँ कुछ कंक्लूजन आएगा, फिर 2 को न्यूज़ में आएगा, फिर वापस से कवर किया जाएगा कि अगर नेगोशिएशन हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। इंडिया कॉल्स फॉर कंपनसेशन फॉर कॉम्प्लायंस। इंडिया बोला है कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, हमें मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को, अगर हमें प्लास्टिक ट्रीटी को कॉम्प्लाई करना है। इंडिया प्रपोजेस कंपनसेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू मीट कॉस्ट एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटिंग प्लास्टिक कंट्रोल मेजर, क्योंकि प्लास्टिक कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट एसोसिएटेड रहता है ना। प्लास्टिक को रिप्लेस करोगे, फिर मॉनिटर करोगे, फिर जो प्लास्टिक डंप साइट पे जा रहा है उसको रिकवर करोगे, फिर उसको रिसाइकल करना है, तो बहुत सारा कॉस्ट एसोसिएटेड है। अनडिफाइंड टर्म्स इन नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन जो चल रहा है उसमें कुछ टर्म अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब कंट्रोल मेजर्स, है ना। अब कंट्रोल मेजर्स का मतलब अपने आप समझ में आता है क्या है, बट ट्रीटी में डिफाइंड होना चाहिए। जब भी कोई ट्रीटी होती है तो बेसिक से बेसिक टर्म भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। प्लास्टिक टर्म भी अभी तक डिफाइन नहीं है। मतलब प्लास्टिक का मतलब क्या, सिंगल यूज की बात कर रहे हैं, डबल यूज की बात कर रहे हैं, मोटे प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, है ना। बहुत सारा चेयर भी प्लास्टिक का आता है, क्या उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े चेयर आते हैं या बहुत प्लास्टिक के बहुत सारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स आते हैं जो हमेशा यूज में रहते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल, उनको नहीं भी रूट आउट करें तो काम चलेगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि वो एक बार बन गए, टूटे तो ऐसा थोड़ी होता है आप गार्बेज में फेंक देते हो। प्लास्टिक वाला आता है, गार्बेज कलेक्ट करने वाले, और उसको लेके जाते हैं, बदले में आपको पैसा भी देके जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो अगर हम प्लास्टिक बोल रहे हैं तो प्लास्टिक में कौन कौन सा प्लास्टिक आएगा ये अभी तक ट्रीटी में नेगोशिएट नहीं हुआ। कॉस्ट में कौन कौन सा कॉस्ट आएगा ये भी अभी तक नेगोशिएट नहीं हुआ। कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे ये भी अभी तक नेगोशिएट नहीं हुआ। मतलब ये सारी चीजें ट्रीटी के हिसाब से अभी तक डिफाइन नहीं की गई हैं। समझ में आई बात, ठीक है। ये सब कुछ चल रहा है। ओवरव्यू ऑफ द ट्रीटी टॉक्स। ट्रीटी हो रहा है यूएनईपी के अंदर। किसके अंदर, यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म बताओ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो प्लास्टिक रिड्यूस करेगा, 1 दिसंबर को हो जाना चाहिए, यही सब है। इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनिंग इंडस्ट्री। हमारे पास एक बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनिंग इंडस्ट्री है। डिस्पाइट बैनिंग सेवरल टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, कंट्रोलिंग प्लास्टिक वेट्स रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, है ना। हम लोग क्या करते हैं, दूध खरीदते हैं प्लास्टिक वाला, पैकेट वाला, उसको ऊपर से काट देते हैं, वो छोटा वाला माइक्रो प्लास्टिक बन के चला जाता है ना। जो बड़ा वाला होता है वो फिर भी रिकवर हो जाएगा, छोटा वाला रिकवर नहीं होता है ना। मैंने एक बार क्या किया, मैंने एक बार सोचा कि पूरा काट के फेंकते नहीं है, जैसा एक वायरल वीडियो में आया था, थोड़ा सा काटो फिर दूध गिराओ। फिर थोड़ा सा काट के मैंने दूध पतीले में गिराया, दूध बाहर ही गिर गया। फिर अगले बार से मैं पूरा काटने लग गया वापस। समझ में आई बात, क्योंकि मुझे तो दूध चाहिए। प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकना है बट इजी तरीके से रोकना होगा, है ना। दूसरी बार कौन रिस्क लेगा कि दूसरी बार भी दूध इधर से निकल जाए, ठीक है। तो ये, अब फिर दूध को फिर वापस साफ करो, साफ करने में फिर प्लास्टिक का यूज हो गया या फिर किसी और चीज का यूज हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। इंडियाज डोमेस्टिक कंटेक्स्ट एंड चैलेंज। इंडिया के बाद पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है तो वहां पे प्लास्टिक बहुत सारा होता है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर आप जरूर याद कर लेना। सब यूएन वाले का हेडक्वार्टर जो है यूएस में और यूरोप में नहीं है, कुछ केन्या में भी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, केन्या में। इसको 1972 में बनाया गया था, यूएनईपी को, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम को। ये एनवायरमेंटल इश्यूज को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है।
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज होगा सब कुछ यही कोऑर्डिनेट करेगा, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटल बॉडीज हैं और ये वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल बॉडीज है, जो कि एक यूएन का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, उसके बाद इसको बनाया गया था। समझ में आई बात? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसके बाद इसको बनाया गया था, किसको? यूएनईपी को। दिस इज प्रीलिम्स वर्दी, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब बनाया गया, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये चीजें कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, सोलो प्रपोजल ऑन फाइनेंशियल मैकेनिज्म, तो वो मैंने बताया ही, इंडिया सपोर्ट करता है जस्ट ट्रांजिशन को, सस्टेनेबल प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को भी सपोर्ट करता है, और डेवलप्ड कंट्रीज ट्रांसफर करे टेक्नोलॉजी किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, तो ये सारा कुछ कौन करता है? इंडिया कर रहा है। इंडिया विजन है कि एक तरह से जस्टिफाइड तरीके से प्लास्टिक का ट्रांजिशन किया जाए। समझ में आई बात? तो ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है जिसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी मसाला है ना। प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्या है? यूएनईपी के बारे में आप थोड़ा समझ गए, पहली चीज। दूसरी चीज कि कहाँ पे ये टॉक्स हो रहे हैं, नेगोशिएशन हो रहा है, वो समझ गए। ठीक बात है, ठीक है। चलिए अब वापस से हम चलते हैं। फर्स्ट, फोटोग्राफिक एविडेंस। फोटोग्राफिक, अदर एविडेंस मिले होंगे, बट फोटोग्राफिक एविडेंस फर्स्ट मिला है चाइनीज पेंगोलिन का। पेंगोलिन एक इंडियन पेंगोलिन भी होता है, एक चाइनीज पेंगोलिन भी होता है ना। दोनों का जो वैरायटी है उसमें थोड़ा सा क्या है? डिफरेंस है। ये रहा अपना चाइनीज पेंगोलिन। ठीक है, कहाँ पे मिला है ये? रायमोना नेशनल पार्क। अब मैं आपसे पूछता हूँ, लास्ट बेंच, बताओ रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? आप बताओ, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? चाइना में है। तुम बताओ, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है, वो तो मुझे भी पता है, सबको पता है, उसको छोड़ के। वेस्ट, ये सब नहीं, वेस्ट असम और ईस्ट असम। तुम बताओ कहाँ पे है? वेयर इज रायमोना नेशनल पार्क लोकेटेड? यस, सो ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के अराउंड आपका रायमोना नेशनल पार्क आता है, जो आपको पता होना ही चाहिए। आपके आसाम में कितने नेशनल पार्क है? तुम बताओ। 7, बैठ के बताओ यार, बैठ के बताओ। ठीक है, 7 में सब ऊपर देख ही नहीं रहा कोई। 7 में सिद्धार्थ बताएगा कौन कौन से 7 नेशनल पार्क है इन आसाम। काजीरंगा, रायमोना, अच्छा, गुड। दींग पटकाई, और पढ़ो सारे, सारे नेशनल पार्क पढ़ो, बताओ मुझे। डिस्कवरी इन रायमोना नेशनल पार्क, चाइनीज पेंगोलिन डिस्कवर हुआ, किस टीम ने पकड़ा? ये सब हमारे काम का नहीं है। उसमें एक कीवर्ड आता है आर्यानक, तो आरण्यक आता है, आरण्यक। आरण्यक जो फॉरेस्ट रिसर्च में काम करते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आरण्यक। अरण्य मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट होता है ना। मेरा प्लस है चंपारण्य, तो वहां चंपा का फॉरेस्ट हुआ करता था। ठीक है, स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा। टैक्सा मतलब बाकी एनिमल्स जो हैं, वहां पे ये स्टडी को पब्लिश किया गया। किसने पब्लिश किया? अगेन हमारे कंसर्न का नहीं है। ठीक है, देख रहे हो पेंगोलिन देखा है पहले? देख लो, ऐसे ही कौन दिखते हैं? पेंगोलिन, ऐसा उन पे स्ट्रक्चर दिखता है, और ये बहुत ज्यादा थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड मतलब दो हैं, दो प्रजाति, एक इंडियन एक चाइनीज। अभी बात किसकी हो रही है? चाइनीज की। चाइनीज का जो आईयूसीएन स्टेटस है, आईयूसीएन एक बॉडी है, ग्लोबल बॉडी है, जो हर बॉडी को, हर एनिमल्स को और पेड़ पौधों को क्या करता है? लिस्ट करता है कि इनका जो नंबर है वो कितना है ना। क्या ये थ्रेटन या पूरा एक्सटिंक्ट होने के कगार पे तो नहीं है। ये सब कौन करता है? आईयूसीएन करता है। तो आईयूसीएन एक बुक बनाता है जिसको बोलते हैं रेड बुक, है ना, रेड लिस्ट। उसमें सब किसी को क्या करता है? कैटेगराइज करता है। ठीक है, तो कैटेगराइज करने में क्या है? कैटेगराइजेशन में उसने इंडियन पेंगोलिन को अलग कैटेगराइजेशन दिया है, इंडेंजर्ड का, और चाइनीज पेंगोलिन को क्या दिया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब कि और ज्यादा थ्रेटेंड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद वो मिलेंगे ही नहीं, मतलब खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेज क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर उसके बाद है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वाइल्ड में नहीं है, मतलब भले ही कहीं जू में रखा होगा तो
अलग बात है। समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे चीता थे, चीता वाज एक्सटिंक्ट इन इंडिया, फिर उसको पकड़ पकड़ के लाया गया कहाँ से, नामीबिया वगैरह से, है ना, फिर मर रहे हैं उसमें भी, लेकिन एक चीता ने और चीताओं को जन्म भी दिया है, तो ऐसे चल रहा है चीता चीता। ठीक है। रायमोना नेशनल पार्क, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, ये 5 जून 2021 को असम के सीएम ने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया नेशनल पार्क, है ना। जून 5 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आता है ना, समझ में आई बात? ठीक है, तो जून 5 को ये सब बड़े बड़े काम होते हैं। बाकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रायमोना का देख लो, लगभग 20 × 20 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 422 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, रिपू रिजर्व फॉरेस्ट का एक तरह से पास है, मानस के पास है। रायमोना इज सिचुएटेड एट द फुटहिल ऑफ द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पे बहुत सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? रायमोना नेशनल पार्क में मिलती हैं, घूम के आओ कभी। ठीक है, तो चाइनीज जो पेंगुलिन होते हैं वो चाइना में बहुत ज़्यादा हंटेड होते हैं, मेडिसिन के लिए, मीट के लिए, है ना, बहुत सारा मेडिसिन भी इनसे बनाया जाता है। पेंगुलिन स्पीसीज दो सारे हो गए, इंडियन और चाइनीज। अब बात करते हैं चाइनीज पेंगुलिन कहाँ मिलेगा आपको, तो ऑब्वियस बात है चाइनीज पेंगुलिन है तो चाइना में तो मिलेगा ही, फिर इंडिया भूटान, अब इंडिया में मिलेगा तो भूटान में मिलेगा ही। वैसे भी रायमोना, उसके बगल में मानस, ये सब किससे कनेक्टेड है? भूटान से कनेक्टेड है ना। जैसे एक बार क्वेश्चन आया यूपीएससी में, वन हॉर्न राइनो सिर्फ इंडिया में मिलता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने देखा है मानस में तो भूटान में होगा ही। समझ में आ रही बात? है ना, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन आता है। ठीक, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, जो भी कंटिग्यूअस कंट्रीज हैं, थाईलैंड, चाइना। अब चाइना में है तो फिर चाइना में है और इंडिया में, तो बीच में इधर म्यांमार आ गया, इधर भूटान आ गया। समझ में आई बात? तो वो उस जगह मिलने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा। IUCN इंडियन का इंडेंजर्ड, चाइनीज का क्रिटिकली इंडेंजर्ड। साइट्स करके भी एक ग्लोबल बॉडी है ना, जो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करती है, एनिमल्स ट्रेड को क्या करती है? कंट्रोल करती है। उसने इन दोनों एनिमल को किस में रखा है? अपेंडिक्स 1, मतलब इनका ट्रेड नहीं होना चाहिए इलीगली। समझ में आई बात? ठीक है, ट्रेड को, अब ट्रेड होगा तो फिर क्या होगा? ट्रेड होगा तो पोचिंग होगा, मारा जाएगा तो और थ्रेटेंड होंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ में आई बात? इनके ट्रेड को एक तरह से बैन किया गया है, ठीक है, साइट्स के द्वारा। साइट्स एक ग्लोबल बॉडी है। सही बोल रहे हो चैतन्य, है ना? चलो बहुत बढ़िया। ये एक रूटीन टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो सर हैं SY कुरैशी साहब, SY कुरैशी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। और अभी आप देखोगे लास्ट 3-4 दिन, एक हफ्ते में मैं बोलूं तो भर के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स आए हैं। कहाँ पे? न्यूज़पेपर्स में। क्यों आए हैं? क्योंकि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है कि नहीं होता है? पढ़ा है ना, इसीलिए 26 नवंबर ही डेट चुना पाकिस्तानी टेररिस्टों ने मुंबई में अटैक करने के लिए। याद आ रहा है? क्योंकि उस डेट को मलाइन कर सकें। क्या कर सके? मलाइन, कि एक तरफ हम सेलिब्रेट करते हैं, दूसरी तरफ वो इस चीज को क्या कर सके? मलाइन कर सके, क्योंकि एक निगेटिव चीज उसके साथ एसोसिएट कर सके। समझ में आई बात? दिस इज द रीजन वाई 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, जो भी ऐसे दिन होते हैं, उस दिन सिक्योरिटी और बाकी चीजें हाई होती हैं उसके अराउंड, क्योंकि ऐसे डेट्स को मलाइन नहीं किया जा सके। समझ में आई बात? उससे क्या होता है? एक निगेटिव कोनोटेशन अटैच होता है सेलिब्रेशन वाले दिन। तो खैर इन्होंने भी लिखा, और बाद में बताया कि इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि इलेक्शन कमीशन क्या पोजीशन होल्ड करता है इंडिया में, इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इलेक्शन कमीशन को कैसा पावर दिया जाएगा उसके बारे में बात हो रहा था। वर्ल्ड अपने इलेक्शन कमीशन से क्या सीखता है, या अपने इलेक्शंस जो है क्या परफेक्ट हैं या परफेक्ट नहीं है, तो उसमें क्या रिफॉर्म की जरूरत है, ये पूरा ये आर्टिकल लिखता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम इस आर्टिकल को समझते हैं। जिनमें पॉलिटिक खत्म हो गया होगा लास्ट तक, उनको इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा दिया गया होगा, बट जिनमें नहीं हुआ होगा वो ध्यान से अभी सुन लीजिए, बहुत सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, समझ में आई बात, और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नवंबर 26 तो समझ में आ गया। उस दिन क्या है आपका? नवंबर 26, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन
असेंबली ने अडॉप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं हम लोग। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे आर्टिकल्स कितने थे? 395, और टोटल शेड्यूल कितने थे? 8। अभी टोटल शेड्यूल कितने हैं बताओ? 12 शेड्यूल्स हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दिया गया है, इंडिपेंडेंट पावर दिया गया है, क्या कराने का? इलेक्शंस कराने का, है ना। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। तो इफ इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी कैसे बनेगा? इतना 140 करोड़ लोग हैं, पहले भी जब आजाद हुए थे तब भी 40 करोड़ लोग तो थे ही। समझ में आई बात? तो इतना जब लोग थे हमारे पास हमेशा से, 30 करोड़ 40 करोड़ लोग जब हमेशा से थे, तो उतने लोगों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं था। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए आपको? रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए फिर आपको क्या चाहिए? एक बॉडी चाहिए जो आपको फ्री एंड फेयर रूप से रिप्रेजेंटेटिव चुन के दे सके। वो बॉडी कौन है? इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल कौन सा है इलेक्शन कमीशन का? आर्टिकल 324, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस आर्टिकल। समझ में आई बात? आर्टिकल 324 किसको पावर देता है? इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को पावर देता है इलेक्शन कराने का। इलेक्शन के पूरा पूरा सुपर इंटेंडेंस का पावर किसके पास होता है? इलेक्शन कमीशन का। क्या सारे इलेक्शन का पावर है इंडिया में? जो भी इलेक्शन होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन का पावर मिल रहा है तो ऑब्वियसली जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, जो राज्यसभा का इलेक्शन होगा, उसका पावर किसको मिला? इलेक्शन कमीशन को। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट किया गया कि जो स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, सीएम जिससे बनते हैं, क्या बनते हैं? सीएम। क्या उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को ही पावर दिया जाए कि स्टेट में अलग अलग इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोला जाएगा? तो बाकी कंट्रीज में जो कि फेडरल कंट्रीज हैं, कैसे कंट्रीज हैं? फेडरल, यूएस वगैरह, है ना। तो फेडरल कंट्रीज में सेंट्रल वाला इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है, स्टेट वाला स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। बट हमारे यहाँ स्टेट वाला भी इलेक्शन किसको दिया गया कराने के लिए? मेन इलेक्शन कमीशन को ही दिया गया। समझ में आई बात? तो अगर यहाँ 2026 में आसाम में इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन भी कौन कराएगा? मेन इलेक्शन कमीशन सिटिंग इन द दिल्ली। अगर अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन किसने कराया? इलेक्शन कमीशन सिटिंग इन द दिल्ली। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन मतलब जो बीच में किसने रिजाइन कर दिया, डेथ हो गया, है ना, तो उसको लिए क्या होता है? बाई इलेक्शन। वो भी कौन कराया? इलेक्शन कमीशन। समझ में आई बात? स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने बनाया पंचायत वगैरह के लिए। किसके लिए? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। लेकिन एमएलए बनाने के लिए, सीएम बनाने के लिए हमने क्या बनाया? इलेक्शन कमीशन को ही पावर देके रखा है। समझ में आई बात? तो ये सारा हमने काम किया है। आर्टिकल 324 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और खासकर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड का नाम क्या है? सुपर इंटेंडेंस, और क्या है? डायरेक्शन एंड कंट्रोल। कुछ कुछ आर्टिकल्स आपको वर्बैटियम याद होने चाहिए। वर्बैटियम मतलब विथ ओरिजिनल टेक्स्ट याद होना चाहिए। आर्टिकल 324 इज वन ऑफ सच आर्टिकल जिसका आपको वर्बैटियम याद होना चाहिए। दैट इज वेरी हेल्पफुल व्हेन एवर यू आर राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि इलेक्शन एक थीम है पूरा। इलेक्शन थीम में इलेक्शन कमीशन भी आएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी आएंगे, एवरीथिंग आएगा। तो इलेक्शन के ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन आए, इसके चांसेस 80% से ज्यादा होते हैं, है ना। हर 2-3 साल में 2 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। अगर हर 5 साल में 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा जो कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ रहा होता है मेंस के अंदर। समझ में आई बात? इलेक्शन कमीशन ही तो ओवरऑल इलेक्शन के ऊपर आ रहा होता है, इलेक्शन एज अ थीम के ऊपर आ रहा होता है। Independence and integrity of election. The Constituent Assembly recognized the independence of the Election Commission as a fundamental right, emphasizing non-interference from the executive, legislature or even the judiciary. किसी को इसने इंटरफेरेंस नहीं करने दिया है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्शन कंट्रोल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब स्टेट का इलेक्शन भी कौन कराएगा? मेन इलेक्शन कमीशन। और सेंटर का इलेक्शन भी कौन कराएगा? मेन इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कंट्रोल को क्या किया? सेंट्रलाइज किया, है ना। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को पावर जो है काफी ज्यादा है। डॉक्टर अंबेडकर डिफेंडेड दिस मूव बाय एम्फसाइजिंग द नीड फॉर अ सेंट्रलाइज्ड इलेक्टोरल प्रोसेस टू इंश्योर फेयरनेस। अगर प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड होगा, वहां से कंट्रोल होगा, दिल्ली से, तो क्या होगा? फेयरनेस होगा। समझ में आ रही बात? हर स्टेट्स का।
तो फेयरनेस के लिए ऐसा किया गया। इंडिया का जो भी इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन का ओवरऑल प्रोसेस है उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया गया है। ग्लोबल रिकॉग्निशन, प्रोमिनेंट यूएस फिगर जैसे हिलरी क्लिंटन का आपने नाम सुना होगा, बिल क्लिंटन का नाम सुना है, तो उनकी उनके जैसा ही हिलरी क्लिंटन का आप नाम सुन लो। न्यूयॉर्क टाइम्स, हिलरी क्लिंटन ने बोला था इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड का होता है। कैसा होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। इंडिया का इलेक्शन जो है वो क्या है? ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। इनफैक्ट इलेक्शन के ऊपर जब क्वेश्चन आए, है ना, और ये एस वाई कुरैशी साहब एक बुक लिखे हुए हैं, इंडिया इज नोन फॉर 3 थिंग्स, है ना, वन इज गांधी, वन इज ताजमहल एंड थर्ड इज इलेक्शन। जब इंडिया में इलेक्शन होता है, खासकर मेन वाला इलेक्शन, लोकसभा वाले इलेक्शन, तो 130 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे यहाँ भेजे जाते हैं कि जाओ और इंडिया के इलेक्शन से कुछ सीखो कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है इतनी बड़ी कंट्री में इतना सक्सेसफुली। समझ में आ रही बात? तो दैट मीन्स इंडिया का जो इलेक्शन है उसको क्या है? ग्लोबल रिकॉग्निशन। और ये सारी जो वर्ड्स वगैरह है इनको मेंस में लिखने के बहुत ज्यादा काम आएगा। अब बात करते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी पे क्या चैलेंज वगैरह है। इंडिया की डेमोक्रेसी को कई बार हम फ्लॉड डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉड। डेमोक्रेसी तो है बट डेमोक्रेसी में बहुत सारा क्या है? फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है? यहाँ पे लोग क्या है? इलिटरेट है। यहाँ पे जेंडर पार्टिसिपेशन क्या होता है? वुमेन का जेंडर पार्टिसिपेशन लो होता है। करप्शन हाई होता है। मसल एंड मनी का यूज होता है। सिविल लिबर्टीज पे अटैक होता है। सिविल लिबर्टीज मतलब राइट टू स्पीच वगैरह, इन सब पे भी क्या होता है? अटैक होते रहता है। एंड द पॉलिटिकल कल्चर कंट्रीब्यूट टू दिस शॉर्टकमिंग्स। ये सारे शॉर्टकमिंग्स हैं हमारे पास और इन शॉर्टकमिंग्स को, इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। ये एड्रेस कैसे होंगे? इलेक्टोरल रिफॉर्म से हो सकते हैं। अगर इलेक्शन में करप्शन हो रहा है, अगर इलेक्शन में मनी का यूज हो रहा है और मसल का यूज हो रहा है, पावर का यूज हो रहा है, तो अगर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म करते हैं तो उसको टैकल किया जा सकता है। अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म में क्या, जैसे कि मान लो जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, चाहे एमपी के इलेक्शन के लिए खड़ा हो चाहे एमएलए के इलेक्शन के लिए हो, उनका जो भी खर्च वो कर सकते हैं वो क्या होता है? लिमिट होता है ना, कि एक लिमिटेड एक्सपेंडिचर ही वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? बट उन पे लिमिट होता है, बट उनकी पार्टी पे लिमिटेशन नहीं होता है ना। मान लो उन पे लिमिट है 70 लाख, उन्होंने 70 लाख खर्च कर दिया, ठीक है, बट उनकी पार्टी आई और आकर 70 करोड़ खर्च करके गई, उस पर कोई लिमिटेशन है ही नहीं। समझ में आई बात? तो कम से कम कुछ कोशिश किया गया कि हर कैंडिडेट को एक फिक्स वो दिया जाए कि हाँ उससे ज्यादा आपको खर्च नहीं करना, अदरवाइज तो जहां रिच लोग खड़े हो जाएंगे वो जीत ही जाएंगे। समझ में आ रही बात? मान लो कि अगर तुम कहीं से खड़े होने वाले हो, मान लो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से, वहां से कोई बहुत अमीर आदमी है ना, मान लो अंबानी फैमिली को कोई आया खड़ा होने के लिए, ठीक है, तुमसे लोग पूछ रहे हैं जीतोगे तो क्या करोगे, तुम बोल रहे हो स्कूल बनवाएंगे, वो उसने बुला दिया स्कूल बनाओ, ठीक है, स्कूल बनना शुरू हो गया, ठीक है, समझ में आई बात? तुमने बोला जीतोगे तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, उसने बोल दिया हॉस्पिटल बनाओ, बनना शुरू हो गया, उसी उसी मोमेंट में बनना शुरू हो गया। अब क्या करोगे? जीत लोगे क्या? नहीं जीत पाओगे। समझ में आई बात? है ना। अगर कोई बोले कि चलो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, वो ऐसे नहीं बना पाएगा, कुछ नहीं, वो नहीं बनाएगा, वो उसके फादर मदर बना रहे होंगे, बात एक ही हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो भी कंसर्न है इलेक्टोरल और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो साथ में ऐसा भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, बहुत सारा जजमेंट्स है जो दिखाता है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस है सुप्रीम कोर्ट के वो यहाँ लिखे गए हैं। एडीआर, एडीआर करके एक एनजीओ है ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एनजीओस का बहुत रोल होता है। एक एसोसिएशन है जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत जाते हैं। अब तुम एक बार आईएएस बन गए, रिटायर हो गए, अब उसके बाद क्या करोगे? कुछ तो ज्वाइन करोगे, एनजीओ। तो उसी तरह से एक एडीआर करके एनजीओ है ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। उनका काम क्या है? डेमोक्रेसी में रिफॉर्म लेके आना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास केस किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वहां स्टेटमेंट दिया। समझ में आई बात? और बोला इसी के बाद से, इसी जजमेंट के बाद से
जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट लिखा जाएगा मैंडेटरी, कि उन पे कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनका क्या प्रॉपर्टी वगैरह है, सब कुछ मेंशन किया जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि पीपल हैव राइट टू नो, राइट टू फ्रीली एक्सरसाइज देयर वोट्स। समझ में आई बात? वो कब कर पाएंगे? जब उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला। कितना अच्छा है, 3 केसेस हाईलाइटेड है। तीनों को कहाँ यूज कर सकते हो? प्रीलिम्स में। ये पूरा टॉपिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं है, मेंस ओरिएंटेड है, सॉरी। तो तीनों कहाँ यूज कर सकते हो? मेंस में। इस साल की बात हो रही है, ये चौथा केस है। फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड करके एक चीज आया था कि अगर तुमको पैसा देना है किसी पार्टी में तो एसबीआई जाओ, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो और वो इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी में पहुंचा दो, तो पैसा पहुंच गया। समझ में आई बात? तो पार्टी को नहीं पता रहेगा कि पैसा कहां से आया है, एक तरह से अगर तुम नहीं बताओ तो बाकी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, उनके पास पैसा पहुंचेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो गलत चीज है इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या नहीं है? ट्रांसपेरेंसी। और डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसको क्या कर दिया? स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये सब डेमोक्रेसी को, इलेक्शंस को और रिफॉर्म करने का काम कौन करा रहा है? जुडिशरी करा रहा है। कौन करा रहा है? जुडिशरी। जुडिशरी का मेन पार्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। विमेन पार्टिसिपेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज कराया गया है ना। आर्टिकल 326 क्या बोलता है कि मेन के साथ साथ वुमेन को भी इक्वल वोटिंग राइट है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोलता है। क्या बोलता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जो भी एडल्ट हो गया उसके पास वो पार्टिसिपेट कर सकता है वोटिंग सिस्टम में। तो वुमेन को के पास भी है, वुमेन का इनरोलमेंट भी काफी हो रहा है जेंडर रेशियो के हिसाब से। ये सब काम कौन करा रहा है? वापस आपका इलेक्शन कमीशन। और साथ में वुमेन को अभी लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा किसको बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें कितना % रिजर्वेशन दे दिया गया है? 33% लास्ट ईयर। पंचायत में विमेन को पहले से ही कितना रिजर्वेशन है? 33। लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा समझते हो ना दिल्ली में, लेजिस्लेटिव असेंबली समझते हो ना यहाँ, ऐसे जाओगे हाँ निकल के तो सामने क्या आ जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली दिसपुर में। समझ में आई बात? तो वहां पे क्या है? वहां पे 33% वुमेन का रिजर्वेशन है, जो अभी आगे आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट होगा, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? तो ये सारे रिफॉर्म हम लोग कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। 2024 लोकसभा में 46% कैंडिडेट्स का क्रिमिनल केस चल रहा था। जितने कैंडिडेट थे उसमें ऑलमोस्ट 50% कैंडिडेट्स पे क्या था? क्रिमिनल केस। ये है ना यूज ऑफ मनी मसल, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एंड 93% वेयर करोड़पति, मतलब गरीब लोग लड़ ही नहीं रहा इलेक्शन। समझ में आई बात? है ना। मेरे एक दोस्त ने बताया, बहुत अच्छे दोस्त ने, देखो ये पार्टी बहुत अच्छी है, यहाँ पे एक मोबाइल दुकान वाले को दिया है उसने टिकट। मैंने बोला कि बाकी लोग? बोला बाकी लोग छोड़ो ना, ये देखो एक को दिया है। मैंने बोला वो एक को इसलिए दिया है कि तुम्हारे जैसा लोग बोल सकें कि ये पार्टी अच्छी है। समझ में आई बात? पॉलिटिकल डिफेक्शंस कंटिन्यू टू डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट। पॉलिटिकल डिफेक्शन क्या होता है? एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना, उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्शंस बोलते हैं। अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे तो नंबर्स कम हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट गिर सकती है, गवर्नमेंट गिर जाएगी तो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, काम ही नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? तो ये सारा प्रॉब्लम चल ही रहा है। दीज आर द चैलेंजेस। क्या है बोलो? चैलेंजेस टू इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। बोलो, चैलेंजेस टू इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। ये सब कीवर्ड्स कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स। यू गेट कीवर्ड्स, यू गेट डेटा, यू गेट जजमेंट इन द करंट अफेयर्स। समझ में आ रही बात? अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस where you are taught all the concepts, these are all the things that you get in the current affairs. अब reforms क्या होने चाहिए? Reforms, the election commission has called for critical reform to address emerging issues. Issues क्या है? Ceiling on political parties expenditure. Political party कितना खर्चा कर सकती है उस पर भी क्या होना चाहिए? सीलिंग होना चाहिए। सीलिंग मतलब एक हाईएस्ट लेवल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी खर्च करेगी। सिमिलर टू दैट ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स पे है, किस पे नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं। स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नॉट इलेक्शंस विद इन इंडिपेंडेंट ऑडिट्स एंड अ बैन ऑन प्राइवेट डोनेशन।
प्राइवेट डोनेशन पे बैन होना चाहिए, क्योंकि इसी से रोल ऑफ मनी बहुत ज्यादा इलेक्शन में बढ़ता है। रोल ऑफ मनी जहां ज्यादा होगा, डिसप्रोपोर्शनेट होगा, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को डिस्टॉर्ट करेगा। क्या करेगा? डिस्टॉर्ट। तो इलेक्शन तो गवर्नमेंट ही कराती है, बट फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिकल पार्टीज को भी पैसा वो भी स्टेट ही दे, वो प्राइवेट लोग नहीं दे, वो बिजनेस हाउसेस नहीं दे, है ना। अभी सुनते हो ना कि यहाँ पे इसने छापा मार दिया, फिर वो सेटलमेंट हो जाएगा, फिर ऐसा सुनने में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, हर पार्टी को लेकर सुनने में आता है, इस एजेंसी ने छापा मार दिया, फिर यहाँ सेटलमेंट हो जाएगा, फिर इसने पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे दिया होगा। वो सारा फंडिंग ही क्या हो जाना चाहिए? बैन हो जाना चाहिए। फंडिंग बैन हो जाएगा तो यूज ऑफ मनी ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। बट स्टिल पॉलिटिकल पार्टी को तो पैसा चाहिए रहेगा। पॉलिटिकल पार्टी को बिजनेस थोड़ी करती है कि स्कूल चला रही है वहां से पैसा आ रहा है, हॉस्पिटल चला रही है, होटल चला रही है, ऐसा तो करती नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा आएगा कहां से? तो हमेशा से, ये आज एस वाई कुरैशी साहब नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या होना चाहिए? स्टेट फंडिंग। स्टेट मतलब गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट फंडिंग मतलब हम लोग जो टैक्स देते हैं उसी में से फंडिंग होना चाहिए उनको, कि लो ये तो इलेक्शन में खर्चा हो रहा है, लो ये तुम अपने लिए खर्च करना। समझ में आ रही बात है ना? उस समय पे कुछ और पहले, 3-4 साल पहले, एक और आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर श्री अशोक खेमका का आर्टिकल आया था। उन्होंने भी ये सारी बातें लिखी थी और बोला कि देखो एक अलग से फंड बनाया जा सकता है, इलेक्टोरल फंड कुछ करके, है ना। उसमें हर पर्सन जो कि इतना उसका इनकम से ज्यादा है ना, उससे 5 साल में एक बार 500 रुपीज लिए जा सकते हैं, या ऐसे करके साल में, या कुछ सेस बनाया जा सकता है जिसको क्या बोल देंगे, जो पैसा कहाँ जाएगा? इलेक्टोरल फंड में जाएगा, है ना। और उससे पैसा पॉलिटिकल पार्टीज में बटेगा। पॉलिटिकल पार्टीज का जितना वोट शेयर है उसके अकॉर्डिंग लास्ट इलेक्शन में, कोई पार्टी नई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका थोड़ा लॉस होगा, बट जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने जितना वोट शेयर लिया है उस शेयर में उनको पैसा बांट दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन कौन सा चीज? स्टेट फंडिंग। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है? इशू फंडिंग। यहां भी बात किसकी हो रही है? बोलो, फंडिंग। तो इलेक्शनल के रिफॉर्म में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी जो सॉल्व नहीं हो रही वो क्या है? फंडिंग है। समझ में आई बात? उस पर अलग से मेंस का क्वेश्चन सिर्फ बन सकता है, इलेक्टोरल फंडिंग के ऊपर। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट नेशनल इलेक्शन फंड, बताया मैंने ना, फॉर टैक्स फ्री डोनेशंस। यहां पे लोग डोनेट कर सकें, जिसको करना है यहां करे, पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप बांट दिया जाएगा, ठीक है, कोई नहीं करेगा, ठीक है। रिसेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स, Article 324, Clause 2 of the Constitution expected Parliament to legislate on procedure and service condition of election commissioner. Election commissioner के service condition और procedure पे यहाँ पे आर्टिकल 324 क्लॉज 2 बोलता है, जिसको बहुत साल तक ये अनएड्रेस्ड रहा। 2023 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, है ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से, फिर भी इसमें फ्लॉ है कि इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होगा। अब पार्टीजन कोलिजियम, तो देखो आर्टिकल 324 में है ना इलेक्शन कमीशन, 324 के क्लॉज 2 में क्या बोलता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कैसे किए जाएंगे। तो लास्ट ईयर एक लॉ बनाया गया, लॉ में बोला गया कि 3 मेंबर का एक कमिटी रहेगा, वो 3 मेंबर का कमिटी क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेगा। समझ में आई बात? 3 मेंबर में 2 मेंबर गवर्नमेंट के भी आ गए, है ना, तो 2 मेंबर गवर्नमेंट के आ जाएंगे तो ऑब्वियस बात है इलेक्शन कमीशन उनकी तरफ टिल्टेड हो सकता है, वह ऐसा आदमी चुना जा सकता है जो उनकी तरफ टिल्टेड हो। समझ में आई बात? तो उसमें भी अभी क्या है? फ्लॉ है, इसीलिए क्या बोला गया है? पार्टीजन कोलिजियम। पार्टीजन क्यों? मतलब कि जो थोड़ा क्या दिखाता है? इम्पार्शियलिटी नहीं दिखाता, पार्शियलिटी दिखाता है। समझ में आई बात? ठीक है, बस ये सारी चीजें हैं। तो ये सारे फ्लॉज को एड्रेस करना है इलेक्शन कमीशन को ठीक करने के लिए और डेमोक्रेसी को और ज्यादा अच्छा करने के। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज नॉट वेरी रूटीन टॉपिक, आईआर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कश्मीरी बोल रही है इलेक्टोरल फंडिंग को एक बार फिर समझा दीजिए, ठीक है। इलेक्टोरल फंडिंग क्या होता है?
इलेक्टोरल फंडिंग। फंडिंग मतलब जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको क्या करना, फंड करना। किसके अंदर आता है, इलेक्टोरल फंडिंग के आता है ना। ठीक है, 2017-18 के आसपास इलेक्टोरल फंडिंग के लिए क्या लाया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या लाया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड। कोई भी पर्सन क्या कर सकता था, इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकता था। क्या कर सकता था, परचेज। समझ में आई बात। और परचेज करके आरबीआई, आरबीआई नहीं, एसबीआई के बहुत सारे ब्रांचेस डेजिग्नेटेड थे। टाइम फ्रेम्स था, ऐसा नहीं कि हमेशा विंडो खुला रहेगा। इलेक्शन के टाइम पे विंडो ज्यादा खुलता था, इलेक्शन नहीं होता था तो भी 3-3 महीने पे विंडो खुलता था। एसबीआई से परचेज करो और कहाँ दे दो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जाके दे दो। तो ये इलेक्टोरल फंड हो रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे प्रॉब्लम था, यहाँ पे प्रॉब्लम था ट्रांसपेरेंसी का। किसका, ट्रांसपेरेंसी का। उस समय मैं द हिंदू पढ़ा करता था और उसके एक एडिटर थे, एडिटर का नाम था जी संपत। जी संपत सिर्फ एक वैसा एडिटोरियल लिखा करते थे, थोड़ा सार्कास्टिक एडिटोरियल लिखा करते थे, जिसमें डायरेक्टली कुछ नहीं था, इनडायरेक्टली बहुत कुछ होता था, है ना। तो मैंने बहुत दिन बाद उनका एक डायरेक्ट एडिटोरियल देखा कि इलेक्टोरल फंड कैसे गलत है। 15-16 पॉइंट उन्होंने बता दिए कि इलेक्टोरल फंड कैसे गलत है। समझ में आई बात। आई वाज लाइक, जब एक एडिटर बता सकता है विद इन 1-2 डेज, इतना तेज एनालिसिस हो सकता है उसका, है ना, तो गवर्नमेंट कैसे ऐसा चीज लेके आ रही है। और अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये इलेक्टोरल फंड क्या है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, तो इसको हटा देना चाहिए। वापस प्रॉब्लम किसका रह गया, फंडिंग का। तो अपने इलेक्शंस, इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, इलेक्शंस जो होने चाहिए वो होने चाहिए फ्री एंड फेयर। फेयर इलेक्शंस के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो रोल ऑफ मनी है, वो रोल ऑफ मनी बहुत हद तक कम हो जाए। समझ में आई बात। रोल ऑफ मनी कम हो जाए, उसके लिए ये जरूरी है कि प्राइवेट डोनेशंस जो हैं, प्राइवेट डोनेशंस जो मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो बंद किए जाएं। कैंडिडेट्स के ऊपर, कैंडिडेट्स के ऊपर तो पहले से एक लिमिट लगा हुआ है कि भले ही उनके पास अरबों की संपत्ति है, बट वो कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी क्या लगना चाहिए, एक सीलिंग लगाने की जरूरत है। साथ में पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कौन दे, डायरेक्टली स्टेट दे, स्टेट फंडिंग हो। किसका फंडिंग हो, स्टेट फंडिंग। मतलब एक इलेक्टोरल फंड बने जिसमें जिसको डोनेशन देना हो वो इस फंड में डोनेशन दे, और पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे जो मिले वो इसके प्रोपोर्शन में मिल जाए कि उन्होंने लास्ट टाइम वोट कितना सिक्योर किया था। समझ में आई बात। तो यही है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस कोऑपरेशन इन एशिया। तो ये बड़ा आर्टिकल है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं क्योंकि आईआर अभी तो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये आईआर के वन ऑफ द सबसे बड़े अथॉरिटी माने जाते हैं इंडिया में, है ना, आफ्टर ऑब्वियसली श्री एस जयशंकर। ठीक है, इनका नाम है सी राजा मोहन, ये हमेशा इंडियन एक्सप्रेस में लिखते रहते हैं। और अभी ये क्या बोल रहे हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ डिफेंस का डील साइन किया है ना, जापान के साथ डिफेंस का डील साइन किया है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अभी लास्ट टाइम जब हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था तो हमने इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में पढ़ा था कि इंडिया चाइना के रिलेशंस में जो भी बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है वो अब वहां पे क्या होने लगा है, पीस टॉक्स होने लग गया है। वापस से क्या काम आने लग गया है, डिप्लोमेसी काम आने लग गई। समझ में आई बात। ठीक है, मतलब इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशन है
वो और ज्यादा, पहले से ज्यादा अब क्या हो रहा है, इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, सी राजा मोहन क्या बोलते हैं कि देखो इंप्रूव हो रहा है, ठीक बात है, ठीक बात है, इंप्रूव हो रहा है, अच्छा है, बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन चाइना, है ना, क्या बोला उन्होंने, बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन चाइना। वो फ्यूचर में क्या करेगा, कब तक चुप बैठेगा, हम लोग चाइना पे रिलाई नहीं कर सकते। हमें किस पे रिलाई करना पड़ेगा, हमने अपने डिफेंस पावर पे रिलाई करना पड़ेगा, डिफेंस पावर बढ़ाना पड़ेगा हमें अपना। डिफेंस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफेंस सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। एक तो डिफेंस को बढ़ाने के लिए आप एक काम ये कर सकते हो कि अपना खुद का इंटरनल कैपेसिटी बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ, इंटरनल कैपेसिटी। इंटरनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इंडिजेनाइजेशन। इंडिजेनाइजेशन मतलब डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इंडिया में जो कंपनीज हैं वो एक है, सबसे बड़ा नाम सुना होगा आपने, क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ऐसे कुछ कुछ कंपनीज है ना, समझ में आई बात, जो बनाती है। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन भी किया गया है, प्राइवेटाइजेशन अच्छा वर्ड नहीं होगा, है ना, प्राइवेट कंपनी को भी क्या किया गया है, बूस्ट किया गया है कि वो भी इंडिया में क्या बनाए, डिफेंस इक्विपमेंट को और ज्यादा बनाए। पहले ये बहुत ज्यादा प्रमोट हम लोगों ने नहीं किया हुआ था, अभी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया गया है। तो एक तो ये काम है कि आप इंटरनल कैपेसिटी को बढ़ाइए, और एक दूसरा काम है कि आप एक्सटर्नली जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ टाइज कीजिए। क्या कीजिए, टाइज। समझ में आई बात, है ना। अगर तुमको इसको पीटना है तो क्या करोगी, पहले रोज जिम जाओगी, अपना कैपेसिटी बढ़ाओगी, फिर साथ में दोस्त बनाओगी कि कभी ये 4 दोस्त लेके आ गए तो मैं भी लेके आ जाऊं। तो यही वाला बात, समझ में आई बात, है ना, कैपेसिटी बढ़ाने की बात चल रही। अब इंडिया का एक बहुत अच्छा जो एलआई है, वो बहुत अच्छा एलआई का नाम क्या है, यूएसए। यूएसए के साथ में हमने बहुत सारे डिफेंस के क्या किए हुए हैं, डील किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं, है ना, अच्छा, डील किए हुए हैं। और साथ साथ में यूएसए जो है वो भी एंटी चाइना है। कैसा है, एंटी चाइना। तो हमारे लिए या तो हम हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाएं कि जब चाइना से जंग होगा, लड़ाई होगा, ऐसी नौबत आएगी तो यूएसए हमारी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड में, है ना, कि यूएसए एंटी रशिया भी तो है। यूएसए क्या है, एंटी रशिया। तो अभी यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है, यूक्रेन को जितना सप्लाई चाहिए वही यूएसए नहीं कर पा रहा है ना। जबकि चाइना का जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर हो चुका है अब रशिया से भी। तो चाइना का कंपैरिजन, भले ही अभी अगर यूएस चाइना में कंपैरिजन बोले तो यूएस थोड़ा सुपीरियर है चाइना से, है ना, बट अभी ऐसा लग रहा है कि जब यूक्रेन का 100% हेल्प नहीं कर पा रहा है तो फिर चाइना से टैकल करने में तो क्या ही कर पाएगा यूएसए। समझ में आई बात, है ना। उसका डिफेंस प्रोडक्शन कम हो गया है, डिफेंस प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो गया है, कंपनीज ओल्ड हो गई हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा उसने इनोवेशन नहीं किया डिफेंस को लेकर के, यूएसए ने बहुत दिनों से, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। समझ में आई बात, है ना। साथ साथ यूएसए किसका हेल्प कर रहा है, इजराइल का भी कर रहा है। तो यूएसए ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंगेज है। हम लोग यूएसए पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं रख सकते, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे। हमने बोला कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, तुम लोग क्वाड वाले हो। कौन से वाले, क्वाड वाले। तुम्हारे साथ हम और ज्यादा डिफेंस के डील साइन करते हैं। समझ में आई बात, है ना। ऑस्ट्रेलिया जापान का डिफेंस कैपेसिटी चाइना के सामने भी कमी है, बहुत कम है, बट स्टिल दो छोटे लोग मिलके एक बड़े को पीट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा वाला हम लोगों ने अभी अपना डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। रिसेंट डिफेंस अग्रीमेंट हाईलाइट द अनटैप्ड पोटेंशियल। वैसा पोटेंशियल जो पोटेंशियल था बट अनटैप्ड था। जैसे आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो ना तो आपका पोटेंशियल अनटैप्ड रह जाता है, वैसे ही
फॉर डेवलप्ड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विथ लाइक माइंडेड कंट्री इन साउथ एशियन रीजन। चाइना का मिलिट्री बेस ग्रो हो रहा है ना, चाइना का इंडस्ट्रियल बेस भी ग्रो हो रहा है। हमने डिफेंस एग्रीमेंट जो साइन किए वो यही दोनों हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया, एक जापान के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ फैसिलिटीज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, हम ऐसे लड़ रहे होंगे चाइना से, ऑस्ट्रेलिया वाला आके ऐसे रिफ्यूल करके चला जाएगा हवा में। समझ में आ रही बात? एयर टू एयर रिफ्यूलिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। दूसरा क्या है? इनहेंस इंटर ऑपरेबिलिटी। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब दोनों के बीच का ऑपरेशन जो है और ज्यादा आसान हो जाए। एंड एक्सटेंड्स द ऑपरेशनल रीच ऑफ बोथ कंट्रीज एयरफोर्स। तो एयरफोर्स में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या साइन हुआ है? अग्रीमेंट साइन हुआ है। समझ में आई बात? इंडिया जापान स्ट्रेंथन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। डिफेंस का इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, क्योंकि जापान जो है डिफेंस प्रोड्यूस कर सकता है बट बहुत ज्यादा उसका मिलिट्री प्रूवेस नहीं है। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक हुआ तो जापान ने पैसिफिस्ट पॉलिसी अपना ली, अब मैं बहुत ज्यादा एग्रेसर स्टेट नहीं रहूंगा, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान गया और यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, उसके बाद यूएस ने बहुत पीटा उसको, ठीक है। उसके बाद जापान इज लाइक नहीं नहीं मैं अब कभी एग्रेसर वाला काम नहीं करूंगा, बट फिर भी इंडस्ट्रीज में आगे है। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड हुआ है, ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ स्टील्थ इक्विपमेंट फॉर इंडियन वॉरशिप, स्टील्थ इक्विपमेंट, ठीक है। although limited in scope, these agreements signal a shared commitment to regional security। रीजनल सिक्योरिटी के लिए ये क्या साइन करते हैं? एक शेयर्ड कमिटमेंट, ठीक है। तो ये इंडिया और जापान के बीच में। चाइनीज असर्टिवनेस, चाइना ग्रोइंग मिलिट्री पावर है। चाइना ने 1995 से 2020 तक, है ना, 70 सबमरीन्स को कमीशन कर लिया है। सबमरीन पानी के अंदर जो रहता है ना, वैसे 70 सबमरीन्स को पानी में उतार रखा है, हम लोग आसपास भी नहीं पहुंचे। डिप्लोमेटिक पोस्चर चाइना का कभी भी मूड जो है शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, भले ही अभी हम लोग शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न, एशियन नेवर ग्रोइंग सिक्योरिटी कंसर्न, तो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न चाइना को लेके बहुत ज्यादा रहता है ना। चाइनाज एशिया फॉर एशियंस रिटोरिक, चाइना एक रिटोरिक चलाता है। रिटोरिक मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो कि बाकी लोग मान ले कि सही है लेकिन वो उसके फायदे में है, उसको क्या बोलते हैं? रिटोरिक, है ना। जैसे एक अपने पॉलिटिशियंस के लिए चलता है, मोदी जी के लिए, समझ में आई बात? अलग अलग पॉलिटिशियंस के लिए भी चल सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिटोरिक बोलते हैं। तो ऐसा चाइना का रिटोरिक था, एशिया फॉर एशियंस। एशिया किसके लिए है? एशियंस के लिए, मतलब वहां पे यूएस का कोई स्कोप नहीं, बट एशिया को खुद ही कैप्चर करने जा रहा था। पूरा पूरा साउथ चाइना सी जब हम पढ़ेंगे, उधर कैप्चर इधर कैप्चर, हर जगह कैप्चर। समझ में आ रही बात? तो वहां पे यूएस ने बहुत सारा अपना नेवल बेस को क्या किया है? एक्सपेंड किया है। China has promoted the idea that external power should not interfere in Asian territorial dispute. However, the majority of Asian countries no longer support this sentiment, recognizing it as a tactic to consolidate Chinese primacy. एक टैक्टिक है किसको कंट्रोल करने का? चाइना को अपना प्राइमेसी बढ़ाने का। तो बाकी कंट्रीज जो एशियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल जापान, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, ये लोग अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं कि ये रहेगा तो थोड़ा हम भी बचे रहेंगे। समझ में आ रही बात? बट अभी यूएस का मिलिट्री प्रेजेंस आप देख ही रहे हो कि यूएस के मिलिट्री प्रेजेंस में क्या चीजें चल रही हैं, है ना। यूएस का मिलिट्री प्रेजेंस अभी कैसे चल रहा है? अभी मिडिल ईस्ट और एशिया में, यूरोप में इंगेज्ड है। कहाँ पे? यूक्रेन वाले वॉर में इंगेज्ड है। समझ में आ रही बात? और कहाँ पे इंगेज है? इजराइल के साइड में इंगेज्ड है। तो यूएसए शायद वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है, तो इंडिया को अपना कुछ इम्पैक्ट देखना चाहिए। जो मैं समझा रहा था वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। कंस्ट्रेंट ऑन यूएस मिलिट्री ऑपरेशन, यूएस के मिलिट्री ऑपरेशन में क्या कंस्ट्रेंट है? यूएस जो है ग्रोइंग डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, यूक्रेन के डिमांड को ही मीट नहीं कर पा रहा, ड्रोन्स वगैरह को, एम्यूनेशंस को, मिसाइल्स को। द अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वंस रिनाउंड फॉर इट्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज नाउ स्ट्रगलिंग टू मीट द डिमांड ऑफ करेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो यही सब सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने समझाया। यूएस के मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटीज में स्किल्ड वर्कफोर्स कम हो गए हैं क्योंकि बहुत दिन से वॉर ही नहीं किया बेचारा, है ना, कुछ खास जरूरत ही उसको नहीं पड़ रही, ठीक है। सप्लाई चेन को वापस रीशेप करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमें
अपना डिफेंस को क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज। ठीक है, हम अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए यूएस के साथ हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप साइन किया है, फ्रांस के साथ राफेल वाफेल तो खरीदा ही है हम लोगों ने, इटली के साथ भी हम लोग ये सब कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी क्या कर रहे हैं, डिफेंस में बूस्ट कर रहे हैं। डीआरडीओ वगैरह में भी क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, हमेशा दूसरों पे भरोसा करके जिंदगी नहीं जी सकते, सिर्फ एक ही फ्रेंड पे भरोसा करके नहीं हो सकता। ठीक है, या तो फ्रेंड्स और बनाओ जो जरूरत पे काम आए, या तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। ठीक है ना? जब आप पढ़ोगे कौटिल्या आईआर में, जब आईआर पढ़ाएंगे तो कौटिल्या ने एक बुक लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। कौटिल्या का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? अच्छा, कौटिल्या का नाम ही चाणक्य है, सुना हुआ है? उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। तो अर्थशास्त्र इज अबाउट इकोनॉमी, अर्थशास्त्र इज अबाउट आईआर, अर्थशास्त्र इज अबाउट गवर्नेंस, अर्थशास्त्र इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सब कुछ था उसमें। समझ में आई बात? तो उन्होंने बोला कि देखो, एक कंट्री के पास जितने ज्यादा फ्रेंड हो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्यादा फ्रेंड होना दो चीज सिंबलाइज करता है। एक तो तुमको ज्यादा बड़ा पावर सिंबलाइज करता है, पहला चीज, और दूसरा क्या सिंबलाइज करता है कि जरूरत पे काम आ सकते हैं। समझ में आई बात? तो जितना ज्यादा फ्रेंड हो उतना ज्यादा अच्छा है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। अब ये फिफ्थ टॉपिक, इजराइल और हेजबुल्ला सीज फायर अग्रीमेंट, ये हम समझेंगे, बट फोर्थ तक कोई डाउट हो तो पूछो। लगता है हम लोग काफी ज्यादा देर पढ़ चुके है ना? ठीक है, बट ठीक है, अभी तो दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, इजराइल हेजबुल्ला, उसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग, है ना? ठीक है, कुछ डाउट यहां तक है तो बताओ पहले। लास्ट वाला टॉपिक तो आई थिंक छोटा ही है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा देखूं क्या क्वेरी बहुत सारा आया होगा। ध्रुव ज्योति बोल रहे हैं ओल्ड जनरेशन सही थे, नीम से दांत साफ करते थे, अभी भी कर सकते हो, अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्निग्धा, भास्कर, भवानी, गुड। तो इजराइल और हेजबुल्ला, हेजबुल्ला कौन है बताओ? ए, टेररिस्ट ग्रुप नहीं बोलो, मिलिटेंट ग्रुप बोलो। टेररिस्ट रिकॉग्नाइज नहीं है पूरे वर्ल्ड से। इजराइल देखा है आप लोगों ने? बोलो, आ जाओ हिमाश्री, आ जाओ, बैठो। पूरा वर्ल्ड मैप बना देते हैं। ये वाला पार्ट बेकार हो गया। यहाँ पे जो एरिया है ना, इधर, ये जो एरिया है, इसी एरिया में क्या है, इजराइल है। इजी एरिया में क्या है बोलो, पैलेस्तीन है। यहाँ पे क्या है आपका, लेबनान है। यहाँ पे क्या है, सीरिया है। यहाँ पे इस साइड क्या है, ईरान है ना? तो इजराइल एक जो ऐसा कंट्री है जो जबरदस्ती से बन गया। समझ में आ रही बात? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल में कौन से लोग रहते हैं, इजराइल में ज्यूस लोग रहते हैं। कौन से लोग, ज्यूस। तो ज्यूस यूरोप में पूरे फैले हुए हैं, ज्यूस ज्यूस काफी एजुकेटेड एंड वेल्दी कम्युनिटी है, एजुकेटेड एंड वेल्दी। यूएस में, यूरोप में पूरे सेटल्ड थे, और इनका होली स्क्रिप्चर्स ये कहता था कि इनका जो होली लैंड है वो कहाँ पे है, अभी जहाँ पे इजराइल है वहीं पे है। तो फिर ये लोग वेल्दी थे ही, पावरफुल रहेंगे ही। तो धीरे धीरे ब्रिटेन के सपोर्ट से, फ्रांस के सपोर्ट से ये कहाँ सेटल होने लग गए, यहाँ पे सेटल होने लगे। ब्रिटेन फ्रांस का सपोर्ट क्यों, क्योंकि सब सारा वर्ल्ड तो उन्होंने ही कैप्चर किया हुआ था। समझ में आई बात? यहाँ सेटल होने लग गए। और ये एरिया जो है, यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं आपका इजिप्ट वगैरह, है ना, यहाँ पे आपका जो अरब कंट्रीज हैं, ये पूरा रीजन जो है अरब रीजन माना जाता है। कैसा रीजन, अरब। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो क्या थे, अरब्स थे।
समझ में आई बात? तो यहाँ पे सेटल होने लग गए और फिर धीरे धीरे बोलने लग गए कि हमें एक अपना अलग क्या चाहिए, कंट्री चाहिए। ठीक है, तो अलग कंट्री को कौन नहीं मान रहा था? पूरा अरब वर्ल्ड, वहां के लोग भी नहीं मान रहा था जो पहले से थे, बाकी अरब वर्ल्ड भी नहीं मान रहा था कि नहीं, एक तो तुम आ गए गलती से और दूसरा तुम अलग अपना अलग कंट्री मांग रहे हो। अलग कंट्री नहीं मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर विल बी नो न्यू कंट्री। ठीक है, तब तक इधर इंडिया पाकिस्तान बन रहा था। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या रिलीजन के बेसिस पे बना कि नहीं बना? यस। तो अरब कंट्री को अच्छा लगा कि चलो एक इधर इस्लामिक कंट्री बन रहा है, तो उनसे यूएस यूरोप ने पूछा अच्छा इधर रिलीजन के नाम पे कंट्री बन सकता है, इधर नहीं बनेगा? इधर भी बनेगा। तो 47 में पाकिस्तान बना, 49 में इजराइल बना दिया। ठीक है, और इजराइल को फुल सपोर्ट किसका? यूएस का और बाकी यूरोपियन कंट्रीज का। समझ में आ रही बात? अब उसका फुल सपोर्ट मिला तो इजराइल मिलिट्री डिफेंस हर चीज में क्या हो गया? ताकतवर। बार बार ये लोग आपस में अटैक करते इजराइल पे, इजराइल उनको डिफीट कर देता। समझ में आ रही बात? यही इजराइल का खेल चल रहा है। अब इजराइल और आसपास किसी कंट्री से बनती नहीं है ना? अब दुश्मन में भी लेयरिंग है, कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, कोई छोटा दुश्मन है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, है ना, दूसरों की दुश्मनी से फोकस नहीं करना चाहते। बहुत बड़े दुश्मनों में इसका एक दुश्मन कौन आता है? ईरान आता है। ठीक है, इजराइल का। छोटे दुश्मनों में अभी यूएई वगैरह से थोड़ा फ्रेंडशिप टाइप भी होने लग गया है। ठीक है, तो इजराइल और ईरान। अब ईरान जो है, ईरान में शिया कम्युनिटी के मुस्लिम लोग रहते हैं, और यहाँ लेबनान में उन्होंने, ईरान ने एक प्रॉक्सी ग्रुप बना दिया। क्या ग्रुप बना दिया? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी समझते हो, है ना? प्रॉक्सी मतलब जहां मैं खुद नहीं पहुंच सकूं, मैंने अपना एक आदमी भेज दिया, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। जैसे कि मान लो मैं तुम्हारा अटेंडेंस लूं, ठीक है, और मैं अटेंडेंस में नाम बोलूं हेमाश्री, तो वो रिया खड़ी होके बोले यस सर। मैं पूछूं इफ यू आर हेमाश्री देन हु इज रिया, तो एक तरह से तुमने क्या लगाया? उसका प्रॉक्सी लगाया। समझ में आई बात? तो वैसे ही लेबनान में हिजबुल्लाह करके एक मिलिटेंट ग्रुप है ना, जो कि शिया मिलिटेंट ग्रुप है, और क्या रखता है? वेपन्स वगैरह रखता है, अटैक वगैरह करता रहता है इजराइल पे भी। उसको क्या बोलते हैं? उसको ही हिजबुल्लाह बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से ईरान सपोर्टेड वो प्रॉक्सी ग्रुप है। ठीक बात है। वैसे ही हमास वाला स्टोरी तो कभी और पढ़ेंगे। तो हिजबुल्लाह ने भी क्या अटैक किया था? किस पे? इजराइल पे। अभी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में क्या हो गया है? पीस टॉक्स। 2006 में भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक क्या हो गया? सीज फायर अग्रीमेंट हो गया था। जैसा सीज फायर एग्रीमेंट तब हुआ था, वैसा ही सीज फायर एग्रीमेंट इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में अब हो गया है। समझ में आई बात? अब बात ये आती है कि इस सीज फायर को एक्सेप्ट क्यों किया इजराइल ने? क्योंकि इजराइल हमास से तो लड़ ही रहा है, ईरान से तो लड़ना ही है, कितनी जगह लड़ेगा। और इजराइल के जो सैनिक है बेचारे, एक डेढ़ साल से थक गए हैं। ठीक है, थोड़ा उनको रेस्ट भी चाहिए, है ना? आर्म्स और एम्यूनिशन देख ही रहे हो, यूएस भेज नहीं पा रहा बेचारा। ठीक है, तो कहीं से पीस आएगा, और एक साथ तुम मल्टीपल फ्रंट पे वॉर लड़ नहीं सकते। समझ में आई बात? तो इसलिए इजराइल ने भी एक्सेप्ट कर लिया। हिजबुल्लाह को भी चाहिए था कि चलो अब इसको, इजराइल को हमने काम भर का पीट दिया है, बाकी अगर अगर नहीं पीस सीज फायर करेंगे तो वो वापस पीटेगा। ठीक है, तो इसको सेटलमेंट कराने में यूएस वगैरह का भी क्या रहा है? रोल रहा है। समझ में आई बात? तो ये हिजबुल्लाह और इजराइल का क्या है? एक तरह से पीस अग्रीमेंट, या सीज फायर अग्रीमेंट बोलो ज्यादा अच्छा है, सीज फायर अग्रीमेंट हुआ है। ठीक बात है? ठीक है, तो वैसा ही एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701। कब हुआ था वो? 2016 में। किसके बीच? इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान, इनके बीच ही हुआ था। ये एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 1701 रेफर्स टू विच ऑफ द अबव। समझ में आ रही? ऐसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है ना? जब क्वेश्चन देखो तो मुझे याद करना। ठीक है, ठीक। की टर्म्स क्या है? हिजबुल्लाह इज रिक्वायर्ड टू विड्रॉ टू द नॉर्थ ऑफ द लिटानी रिवर। वहीं पे लेबनान और इजराइल का बॉर्डरिंग जो है वो क्या है? लिटानी रिवर है। इजराइल मस्ट रिट्रीट साउथ ऑफ द ब्लू लाइन। अभी मैं दिखाऊंगा। द लेबनीज आर्मी विल बी द ओनली आर्म्ड फोर्स अलाउड इन द साउथ लेबनान। अब हिजबुल्लाह अलग है, और लेबनान का जो एक्चुअल आर्मी है वो क्या है? अलग। समझ में आई बात? वो ही वहां पे बॉर्डर पे अलाउ किया गया है। दोनों फोर्सेस को टाइम दिया गया है 60 दिन का, कि वो दोनों बॉर्डर से दूर हो जाएं। और इस
पूरे प्रोसेस में लेबनान भी है, इजराइल भी है और यूनाइटेड नेशन का बॉडी भी यहाँ पे साथ में है। तो ये कैसा एग्रीमेंट है? ट्री पार्टाइट। समझ में आई बात? तीन पार्टीज के बीच के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? ट्री पार्टाइट। देखो ये रहा इजराइल, सीरिया, लेबनान। ये इजराइल दिख रहे हो ना? बोलो। यहाँ पे ये है रिवर जिसको बोलते हैं, कौन सा रिवर? लिटानी रिवर। ये इजराइल है और ये वाला एरिया क्या है? पूरा लेबनान है। समझ में आई बात? इस रिवर का नाम क्या है? लिटानी, है ना? तो लिटानी रिवर के आसपास कौन रहेगा? सिर्फ लेबनीज फोर्स। इधर चले जाएंगे हिजबुल्ला, और ये ब्लू लाइन के पास, ये ब्लू लाइन के इधर कौन चला जाएगा? इजराइल चला जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो बस आपको पूछा जा सकता है मैप में, अच्छे से देख लेना लिटानी रिवर कहाँ है, कैसे है। लिटानी रिवर कैन बी अगेन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। ठीक बात है? ठीक। और बाकी यूएन आईफिल क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। यूनाइटेड नेशन क्यों बना था? पीस क्रिएट करने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन का एक फोर्स कहाँ पे है? लेबनान में। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये 1978 से वहां पे है लेबनान में पीस करने के लिए। ठीक है। अब इजराइल का अग्रीमेंट क्यों था सीज फायर के लिए? फोकस किस पे करना है? ईरान पे। मिलिट्री रेस्पाइट चाहिए, है ना? सेपरेशन ऑफ फ्रंट, हिजबुल्लाह को अलग, हमास को अलग। सबसे एक साथ लड़ेगा तो परेशान हो जाएगा बेचारा। ठीक है। ये सब उनके आपस में, गवर्नमेंट में भी टेंशन चल रहा है इजराइल में। तो बहुत सारे रीजन की वजह से उसने सोचा कि अब क्या कर लेना चाहिए? सीज फायर कर लेना चाहिए। ठीक है। बस यही सारी चीज है। बहुत सारा रॉकेट वॉकेट मारा गया, उस सबसे कोई लेना देना नहीं है, कहानी के लिए। ठीक है। हिजबुल्लाह के बारे में, हिजबुल्लाह इज अ लेबनीज शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड पैरामिलिट्री ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टी भी है, उसके एमपी भी हैं। हिजबुल्लाह पैरामिलिट्री विंग इज द जिहाद काउंसिल एंड इट्स पॉलिटिकल विंग इज द लॉयल्टी टू द रेजिस्टेंस ब्लॉक पार्टी। ठीक है। ये सारा चीज है। और ये हमास के बारे में होगा, है ना? तो हमास एक सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या है? शिया ऑर्गेनाइजेशन। सीज फायर इंपैक्ट ऑन द इजराइल लेबनान फ्रंटियर। क्या सीज फायर का इंपैक्ट होगा? सीज फायर का इंपैक्ट इंटरनेशनल प्रेशर से भी देखा जा सकता है कि इजराइल पे इंटरनेशनल प्रेशर बहुत पड़ रहा था। एक कोर्ट है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसने बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको क्या डिक्लेयर कर दिया? कि ये खूनी है। समझ में आई बात? है ना? तो ये सब इंटरनेशनल प्रेशर और अरेस्ट वारंट निकाल दिया। ये सब चीज़ों से परेशान होकर इजराइल ने सोचा कि अभी क्या कर लो, सीज फायर जहाँ होता है कर लो। समझ में आई बात? ठीक। बस यही सब चीज़ है। तीन चार चीज़ें जो बताई वही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट डज सीज फायर मीन फॉर द रीजन, है ना? हिजबुल्ला एक्सेप्टेंस ऑफ यूएस प्रेजेंस एंड ईरान रोल। तो ये थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडर है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वालों के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ, है ना? ठीक है। चलो, इजराइल का फोकस शिफ्ट नहीं हो, यही सब चीज़ें यहाँ पे मेन थी। आगे चलते हैं। लास्ट फर्स्ट पेज ऑफ वन नेशन वन। सब्सक्रिप्शन किसका? देखो, सब्सक्रिप्शन जर्नल्स का। किसका? जर्नल्स। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? रिसर्च। तो रिसर्च करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्सेस हो लेटेस्ट रिसर्च का, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स का। अब वो लेटेस्ट रिसर्च इजीली आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको जर्नल्स को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, जिस जर्नल में वो रिसर्च पब्लिश होते हैं। समझ में आई बात? ऐसे अलग अलग बॉडीज हैं। जैसे एक बॉडी है IEEE, है ना? इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं क्या होते हैं? पब्लिश होते हैं। एक लैंडसेट करके, है ना, जहाँ पे रिसर्च क्या होता है? पब्लिश किया जाता है। तो जैसे मान लो तुमको रिसर्च करना है, तुम किसी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, PhD कर रहे हो, तुमको रिसर्च करना है, तो तुम जिन चीज़ों का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे, सब्सक्रिप्शन बहुत महंगे होते हैं, है ना? इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक एक सब्सक्रिप्शन तुमको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये साल का पड़ेगा। 5-6 सब्सक्रिप्शन लोगे, 1 लाख रुपए तुम सब्सक्रिप्शन में फूक रहे हो एक तरह से। समझ में आ रही बात? कॉलेज एक सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो भी कॉलेज का सब्सक्रिप्शन भी कॉलेज के हिसाब से बहुत महंगा पड़ेगा, है ना? क्योंकि वो फिर मल्टीपल उसके लिए यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेगा। समझ में आ रही बात? तो वैसे
सारा पैसा कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी सब्सक्रिप्शन दिलवा रहा है, उसको भी दिलवा रहा है, तो पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, रिसर्च भी उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तरीका निकाला है कि सारा रिसर्च, सारा सब्सक्रिप्शन एक साथ ले लेंगे इंडिया के नाम से, और इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज होंगी उसको यूज कर सकती। समझ में आई बात? उसमें जो भी रिसर्च करेगा उसको यूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं तुम यूज कर सकते हैं, जो रिसर्च के लिए इम्पैनल्ड होगा वो यूज कर सकता है। तो ये है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा लिखने के लिए है ना कहीं काम आ जाएगा। The Union Cabinet approved budget allocation of Rs 6,000 crore for the first phase of One Nation One Subscription। कहाँ काम आएगा? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। करंट सिस्टम ऑफ जनरल एक्सेस फ्रेगमेंटेड एक्सेस है। अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन करंटली रिलाई ऑन 10 लाइब्रेरी कंसोर्टिया अंडर द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन टू एक्सेस जर्नल्स। एक इनफ्लिबनेट करके सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। तो ये सब डेटाज हमारे बहुत ज़्यादा काम के, प्रीलिम्स के लिए नहीं है, मेंस के लिए काम के थोड़ा बहुत हो सकते हैं। इनफ्लिबनेट का नाम जरूर याद रख लेना। इनफ्लिबनेट क्या करता है? यही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जर्नल का एक्सेस को यही प्रोवाइड कराता है। इसका नाम क्या है? इनफ्लिबनेट सेंटर। तो ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। की फीचर ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या होगा? जो भी जर्नल्स पब्लिश होते हैं, ये सब नाम है, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, एल्सेवियर, साइंस डायरेक्ट, स्प्रिंगर नेचर, विली बैकवेल पब्लिशिंग, टेलर फ्रांसिस, IEEE, सेज पब्लिशिंग, ये सब क्या है? जहाँ पे जर्नल्स रिसर्च पब्लिश होते हैं। सबका सब्सक्रिप्शन पूरा इंडिया एक साथ ले लेगा, जिसमें कितने जर्नल्स होंगे का एक्सेस? 13,000 जर्नल्स का एक्सेस होगा। कब से होगा? जनवरी 1। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए, ये किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। समझ में आई बात? अब आपको समझ में आ रहा है प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है और मेंस के लिए क्या। इम्प्लीमेंटेशन एंड बजट, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट भी है, प्रीलिम्स के लिए भी। 6,000 करोड़ का बजट है 2025 से 27 के लिए, है ना, एक साल के लिए नहीं, ठीक है, 3 साल के लिए। अभी जो कॉस्ट पड़ रहा है इंडिविजुअली, वो अभी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, उससे हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी जो भी गवर्नमेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको यूज कर पाएंगे, ये सब फायदा होगा। डुप्लीकेशन कम होगा, कॉस्ट एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ेगी। इंडिया का बार्गेनिंग पावर लगभग अगर 4,000 करोड़ एक साल का लगता है, तो इंडिया एक साल के लिए 1,800 करोड़ पे ही मैनेज कर पाएगा। समझ में आई बात? तो काफ़ी पैसा बचेगा। तो ये सारा काम है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसकी बात करी गई थी। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना, और इसको मैंने पढ़ाया था जुलाई अगस्त में, याद करो। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये सब किसके लिए बने हैं? रिसर्च के लिए बने। ठीक बात है। बस यही सारा चीज चल रहा है, और यही सारा चीज आपका टॉपिक्स है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स रादर देन द मेंस। 5th वन में जो भी अग्रीमेंट साइन हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, अग्रीमेंट प्रीलिम्स के लिए, पूरा स्टोरी मेंस के लिए। समझ में आई बात? अगेन 4th वन इलेक्शन कमीशन इंटायरली फॉर प्रीलिम्स, सॉरी मेंस, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक बात है। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। कुछ डाउट है तो बताइए।